नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हमारे पास क्लास 12th का फिजिकल का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। तो यहां पर हम इसके कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सेप्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर मैं स्लो चलूं तो आप इसे 2x, 2.5x या 1.5x पर भी देख सकते हैं, नो मैटर। तो आपको सीक्वेंस हमेशा ये मेंटेन रखना है, पहले ये वाला वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी या कोई कोचिंग मटेरियल होगा, या आप हमारी वेबसाइट chemistrypage.in पर जा सकते हैं। वहां मैंने कई सारे एमसीक्यू हर चैप्टर के रखे हैं, तो आप डाउनलोड करो और सॉल्व करो। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और लास्ट में कोई एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर दो। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ गए तो आपको एक केमिस्ट्री पेज ऐप मिलेगा, और उस केमिस्ट्री पेज ऐप पर आजकल हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, और कई सारे टाइप के टेस्ट वहां पर है। सिंगल चैप्टर टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, डीपीबीज मिलेंगी, पीवाईक्यू मिलेंगी, कई सारी चीजें हैं। और ये एक नॉमिनल फीस रखी मैंने, मात्र 300 रुपए, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इवन नोट्स भी मैं फ्री में दे रहा हूं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं द सॉलिड स्टेट। तो चलिए पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो हम सब लोग जानते हैं जो मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये तीनों फिजिकल स्टेट एक दूसरे में चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी फिजिकल स्टेट के लिए, और वो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो वो दोनों फोर्स कौन सा है? तो एक फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मॉलिक्यूल को पास पास रखता है। मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स, आप जो भी बोलना चाहो। तो ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाता है, यानी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। दूसरा फोर्स है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी पार्टिकल को दूर दूर ले जाती है, यानी दो पार्टिकल के बीच में ये रिपल्शन फोर्स का काम करता है। अब अगर टेम्परेचर कम हो, अगर लो टेम्परेचर की हम बात करें, तो वहां पर थर्मल एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता जाता है और थर्मल एनर्जी ज्यादा होती जाती है। इसलिए गैस की थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी और फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा। सॉलिड में ये ज्यादा होगा और थर्मल एनर्जी कम होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि जो मॉलिक्यूल है, अगर वो सॉलिड स्टेट में रहता है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। लेकिन मॉलिक्यूल की अपनी एक फ्री स्टेट होती है, यानी सॉलिड में भी मॉलिक्यूल अपनी एक पाथ पर ऑसिलेट होता रहता है। इट कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पाथ, यानी ये मॉलिक्यूल है तो वो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। दे कैन ऑसिलेट इन देयर मेन पोजीशन इवन दे आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल है वो कुछ ना कुछ ऑसिलेट करेगा, सॉलिड में कम करेगा, लिक्विड में ज्यादा करेगा और गैस में और ज्यादा करेगा। क्लियर? तो दो फोर्स आपको ध्यान में रखने हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। अब सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड की क्या खास बातें होनी चाहिए। तो सॉलिड का मास और वॉल्यूम एंड शेप, मास, वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, काफी शॉर्ट होती है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि नजदीक है। अब यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अपनी मेन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करते रहते हैं, लेकिन उनकी एक पोजीशन फिक्स होगी, उसी पोजीशन के पर रहेंगे और ऑसिलेट करते रहेंगे। और जितने भी सॉलिड होते हैं इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकंप्रेसिबल, और रिजिड होते हैं, यानी अपने शेप को इजीली चेंज नहीं करते हैं। अब जो सॉलिड है वो दो तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलिन। और बच्चों ये टेबल है जो एमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड को डिफरेंशिएट करने के काम आती है। तो यहां पे दोनों का डिफरेंशिएट हमने लिखा है। अब आपको मैं एक पहले एग्जांपल दे दूं, आपको एग्जांपल को इमेजिन करना है और पता लग जाएगा कि एमॉर्फस क्या होता है और क्रिस्टलिन क्या होता है। तो जैसे हमारे पास NaCl है और क्वार्ट्ज है, ये क्रिस्टलिन सब्सटेंस है, ये क्रिस्टलिन सॉलिड है,
और जैसे ग्लास है, रबर है और प्लास्टिक है, ये एमॉर्फस सॉलिड्स है। तो बच्चों लेफ्ट साइड कुछ प्रॉपर्टी दी है, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले शेप की बात करते हैं। तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं उनका शेप डेफिनेट होता है और उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री मतलब अपना एक 3 डायमेंशनल शेप होगा, इस तरह से एक ज्योमेट्री, ठीक। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है, दे हैव इरेगुलर शेप और ज्योमेट्री, अपनी कोई ज्योमेट्री नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट होते हैं, यानी जैसे 101, 303, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। लेकिन एमॉर्फस की बात करें तो एक रेंज में मेल्ट होते हैं, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर क्रिस्टलिन सब्सटेंस को किसी शार्प नाइफ से कट करें तो जो इनके एजेस होंगे वो एकदम शार्प होंगे, दे प्रोड्यूस शार्प एज। जबकि एमॉर्फस सॉलिड के जो एज होंगे वो शार्प नहीं होंगे, वो इरेगुलर सरफेस वाले एज होंगे। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की तरह दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जबकि यहां पर कोई फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होगी, एक रेंज में होगी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनिसोट्रॉपी, इसको मैं नीचे आगे आपको समझाऊंगा। एनिसोट्रॉपी, क्रिस्टलिन सब्सटेंस एनिसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद क्रिस्टलिन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इनको हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। और यहां पे जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, सेम टू सेम अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में अप्लाई होता है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब कुछ हद तक तो एक फिक्स पैटर्न चलेगा लेकिन उसके बाद वो अप्लाई नहीं होगा, यानी वो ब्रेक हो जाएगा। अब एग्जांपल मैंने आपको बताई दिया, अब थोड़ा जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे उनको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो बच्चों क्रिस्टलिन सब्सटेंस में एक फिक्स पैटर्न पूरे क्रिस्टल में अप्लाई होता है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब ए रेगुलर पैटर्न इज अप्लाइड, या रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज अप्लाइड ओवर द इंटायर क्रिस्टल। दूसरा, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, तो कुछ ऐसे एमॉर्फस सॉलिड्स हैं जो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, यानी ये स्लोली फ्लो करेंगे, तो इसी प्रॉपर्टी के लिए इनको हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। अब बात करते हैं आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक। तो बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टी को जज करने के लिए टर्म्स बताए गए हैं। तो पहले बात करते हैं आइसोट्रॉपिक। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में, क्रिस्टल के किसी भी डायरेक्शन में ये सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, जबकि एनिसोट्रॉपिक में ये फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये क्रिस्टलिन सॉलिड है, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी अलग मिलेगी और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी अलग मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, यहां अरेंजमेंट अलग दिखेगा, यहां अरेंजमेंट अलग दिखेगा। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। अब यहां पर दो डायग्राम और आपको दिख रहे हैं। यहां पर जो ये वाला डायग्राम है, ये है आपका क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज भी एक तरह का सिलिकॉन का कंपाउंड होता है और ग्लास भी एक तरह का सिलिकॉन कंपाउंड होता है, तो दोनों सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन एक एमॉर्फस है और दूसरा क्रिस्टलिन है। बस फर्क क्या है, ये जो क्रिस्टलिन है सब्सटेंस है, इसमें पार्टिकल का एक ऑर्डर है और यहां पर पार्टिकल का कोई भी अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। क्लियर? अब जैसे आपने एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक पढ़ा था, तो एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी शेयरिंग स्ट्रेस, यानी अगर हम उस पर कुछ मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करें तो वो किस तरह से बिहेव करता है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है डायरेक्शन टू डायरेक्शन इन क्रिस्टलिन सॉलिड। एक और टर्म्स आता है पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो दूर से दिखने पर एमॉर्फस लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली दे आर crystalline because they have microcrystalline structure।
तो ऐसे सॉलिड्स को हमने क्या बोला, पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड्स। और बच्चों मेटल इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब होता क्या है, इनके अंदर जो इंडिविजुअल क्रिस्टल होता है, इट इज रैंडमली ओरिएंटेड, यानी एक क्रिस्टल ये रहा, दूसरा क्रिस्टल ये रहा, तीसरा क्रिस्टल ये रहा, चौथा क्रिस्टल ये रहा। हर क्रिस्टल एमॉर्फस की तरह रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। लेकिन बच्चों बट अगर मैं एक सिंगल क्रिस्टल की बात करूं तो ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी क्रिस्टल दिखने में एमॉर्फस है लेकिन बना किससे है, क्रिस्टलिन सब्सटेंस से। इसी को हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड्स। पॉली मतलब कई सारे, क्रिस्टलिन सॉलिड्स आपस में मिलके रैंडमली अरेंज्ड है। तो ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें क्रिस्टलिन नेचर ऑफ सॉलिड्स है, देखो बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड है। यहां पर एमॉर्फस में सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रैंडमली अरेंज्ड है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड भी दिखा देता हूं मैं आपको, इसमें देखिए यहां पर ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक फिक्स पैटर्न बना रहे हैं, ये दूसरा एक फिक्स पैटर्न है। हर एक फिक्स पैटर्न अपने आप में इरेगुलरिटी शो कर रहा है। अब देखिए बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड के कई सारे यूज हैं, जैसे हमने ग्लास के बारे में पढ़ा है, रबर के बारे में पढ़ा है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है, तो आप डे टू डे लाइफ में इनको यूज करते हो। अब जैसे अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का यूज फोटोवोल्टाइक मटेरियल को बनाने में काम आता है, जो कि एक सोलर पैनल में यूज होता है, यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल लाइट में या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो एप्लीकेशन हम लास्ट में पढ़ लेंगे। तो बच्चों यहां पर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है, व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लास। अब देखिए ग्लास भी सिलिकॉन का कंपाउंड है और क्वार्ट्ज भी सिलिकॉन का कंपाउंड है। दे आर मेड अप ऑफ सिलिका, और सिलिका होता है SiO2। तो इन दोनों में SiO2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्लास है वो एमॉर्फस है और जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलिन है। तो बच्चों जो क्वार्ट्ज है वो ग्लास में किस तरह से कन्वर्ट होता है, जब क्वार्ट्ज को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और उसको रैपिडली कूल किया जाता है, तो वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, बस ये कंडीशन है। दूसरा, क्रिस्टलिन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रोपिक? एनिसोट्रोपिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। तो बच्चों यहां पर बी आंसर विल बी द करेक्ट। आप पूरे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। देखो, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी आर शोन व्हेन मेजर अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल, इसी को बोलते हैं एनिसोट्रोपिक। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो मोस्टली हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। अब बच्चों क्रिस्टलिन सॉलिड कौन कौन से होते हैं, जैसे मेटल की बात करो मैं तो सारे मेटेलिक क्रिस्टलिन है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, और इनके कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड्स हो गया और जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, नेप्थलीन हो गया, ये क्रिस्टलिन सॉलिड बनाते हैं। अब जो क्रिस्टलिन सॉलिड है उनका हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनके बेसिस पर हम करें। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो कितने टाइप के फोर्स पॉसिबल है? 4 टाइप के फोर्स पॉसिबल है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो बच्चों इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पर कुल 4 तरह के क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं। पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरे आयनिक, तीसरे मेटालिक सॉलिड और लास्ट में कोवेलेंट सॉलिड। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल आपको समझने हैं और इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझने। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो बच्चों जैसे नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो इस सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो नॉन पोलर नेचर के होंगे। तो देखो H2, Cl2 और I2 ये मॉलिक्यूल है, लेकिन बच्चों कैसे हैं? नॉन पोलर। और कुछ ऐसे एटम हैं जो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, वो है इनर्ट गैसेस, जैसे आर्गन एंड हीलियम। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो फोर्स है वो काफी वीक है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्स या वीक डिस्पर्जन फोर्स। काफी वीक है क्योंकि पोलैरिटी नहीं है। अच्छा, अब फोर्स वीक है तो ये सॉलिड क्या होंगे बच्चों? सॉफ्ट होंगे और
इलेक्ट्रिकल के इंसुलेटर होंगे, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, ठीक है। तो इसलिए ये लिक्विड और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर। तो बच्चों सारा खेल किसका है? फोर्सेस का। अब दूसरे आगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहां पर मॉलिक्यूल पोलर होंगे। पोलर मतलब जो दो डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, अमोनिया हो गया और अदर सॉलिड्स। तो यहां पर जो फोर्स होगा वो अलग तरह का फोर्स होगा, उसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि एक मॉलिक्यूल अपने आप में डाइपोल है। डाइपोल मतलब एक तरफ प्लस होगा, दूसरा तरफ माइनस होगा, ठीक। अब जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स है, ये काफी स्ट्रांग होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो स्ट्रांग होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे नॉन पोलर सॉलिड से, ठीक है। लेकिन ये सॉलिड भी सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी दे आर इंसुलेटर। और ये भी गैसेस और लिक्विड होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीसरे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही एटम बना सकते हैं, F, O और N। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आइस की बात करते हैं तो एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। इट इज मोर पावरफुल देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो ये भी एक तरह के इंसुलेटर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और बच्चों ये भी जो है वोलेटाइल लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो ये प्रॉपर्टी तीनों सॉलिड में एक तरह की। चलो अब दूसरे टाइप के सॉलिड की बात करते हैं, आयनिक सॉलिड्स। तो यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आयंस होंगे, जैसे सोडियम प्लस और Cl माइनस। अब जो आयन होते हैं ना, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जो आयन है वो इस तरह से अरेंज होंगे कि अपने आप को एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आपने NaCl में देखा होगा 3 डायमेंशनल नेटवर्क, जहां पर एक एनायन होगा, उसके बगल में कैटायन, यानी अल्टरनेटिव एनायन एंड कैटायन टू फॉर्म 3D अरेंजमेंट। अब जो आयनिक सॉलिड होते हैं, फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 वजह से होती है, या तो आयन की वजह से या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं, अगर ये NaCl सॉलिड की फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर NaCl एक्वस में है तो एक्वस में बच्चों Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, यानी दे सेपरेट इनटू आयंस। तो एक्वस फेज में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री आयन अवेलेबल है। तो सॉलिड फेज में इंसुलेटर, बट एक्वस फेज में कंडक्टर। तीसरे सॉलिड है मेटालिक सॉलिड्स। तो यहां पर ऐसे सॉलिड्स जिनमें मेटल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। मेटल कौन कौन से होता है? सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, रूबिडियम हो गया, निकल हो गया। सिल्वर कॉपर तो काफी कॉमन है। तो बच्चों ऐसे मेटल आपस में कनेक्ट होके जो सॉलिड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटालिक सॉलिड। अब जो मेटल होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, तो मेटल खुद में एक पॉजिटिव है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की इस तरह से अरेंजमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा मेटल आ गया, उसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल में हर समय, चाहे वो सॉलिड फेज में हो चाहे वो किसी मॉल्टन फेज में हो, तो दोनों कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, हेंस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी और थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होगी ड्यू टू द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये उस तरफ मूव करेंगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि खुद नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर मैं हीट की बात करूं तो बच्चों हीट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द एंटायर क्रिस्टल। तो इनकी थर्मल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज सॉलिड्स आर लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केस। और ये जो कलर और रस्टर है ये भी किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये जो सॉलिड्स हैं ये मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं,
यानी एक थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक वायर में भी इनको कन्वर्ट किया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ लेना, सब कुछ उसमें समझ में आ जाएगा। अब लास्ट हम बात करते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ऐसे कुछ सॉलिड जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में और एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इनको हम बोलते हैं कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। डायमंड और ग्रेफाइट इनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को हमें देखना है। तो डायमंड और ग्रेफाइट किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन कार्बन आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, डायमंड और ग्रेफाइट। अब यहां पर ये जो सॉलिड्स है वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसी नेटवर्क की वजह से ये काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल, दे हैव अ जायंट मॉलिक्यूल। और वो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन मतलब टेट्राहेड्रल होगा या ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ये सब चीज। अब कोवलेंट बॉन्ड आपको मालूम है काफी स्ट्रांग होता है, तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड। तो अब जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं कोवलेंट होते हुए दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, यानी ये मेटालिक सॉलिड की तरह। तो बच्चों हार्ड और ब्रिटल होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो काफी हाई होता है। इवन दे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, टूट जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो बच्चों यहां पर अगर ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे नेटवर्क सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे डायमंड की बात की जाए तो इंसुलेटर है, सिलिकॉन कार्बाइड की बात की जाए SiC, ये भी इंसुलेटर है, ठीक है। अब ग्रेफाइट की बात करें हम, तो ग्रेफाइट में आपने देखा होगा कि हेक्सागोनल रिंग होती है इस तरह से। तो एक हेक्सागोनल रिंग दूसरे हेक्सागोनल रिंग से वंडरवाल फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होती है और ये इनका मेजरमेंट है। ये 340 पिकोमीटर, दो लेयर के बीच में गैप होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर होती है। अब यहां पर जो डायमंड है उसमें लेयर में गैप है, इसीलिए ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और कौन सा लुब्रिकेंट बच्चों? सॉलिड लुब्रिकेंट। तो हाई टेम्परेचर में जहां लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है वहां ग्रेफाइट का यूज होता है। अब ग्रेफाइट में कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड हार्ड होता है। तो भाई इसके बारे में आपको ये पढ़ना, समझ में आ गया बात। अब एक टेबल है, टेबल में भी इन्हीं सॉलिड्स के बारे में दिया गया है। जैसे देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना। और ये तीनों इंसुलेटर होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक। और इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे आर्गन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये नॉन पोलर है। और I2H2CO2 ये भी नॉन पोलर है। HClSO2 पोलर है। H2O हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आयनिक सॉलिड है ना, इनमें आयंस होते हैं और कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे NaCl, MgO, ZnSCF हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो बच्चों सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मॉल्टेड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्टर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। मेटालिक सॉलिड दोनों कंडीशन में, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो मॉल्टन है, उसमें कंडक्टर होते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम एटसेट्रा हार्ड एंड ब्रिटल मैलिएबल होते हैं। और लास्ट में कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया और सिलिकॉन कार्बाइड हो गया एंड क्वार्ट्ज हो गया, है ना। ये इंसुलेटर होते हैं और ग्रेफाइट को छोड़कर, है ना, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है और मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो बच्चों अब सॉलिड के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए आया हूं, चलो इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको यहां पर कई सारे कुछ सॉलिड्स दिए हैं, इनको आपको आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर या नेटवर्क सॉलिड के बेसिस पर क्लासिफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पहला है, ये देखो P4O10, ये एक तरह का मॉलिक्यूल है और I2 भी एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो P4O10, I2 एंड P4। तो यहां पर है बच्चों फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये एक तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है क्योंकि मॉलिक्यूल बन रहा है। ये प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक एक तरह का एमॉर्फस सॉलिड है,
ठीक है बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड है। अब यहां पर देखो अमोनियम फॉस्फेट और कोई दिख रहा आपको, LiBr। हाँ, अमोनियम फॉस्फेट और LiBr दोनों आयनिक सॉलिड है क्योंकि ये आयन बना रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड वाला और LiBr, चलो ये एक्स लिख देते हैं, सेकंड और 10 ये जो है आयनिक सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड एक तरह का नेटवर्क सॉलिड है और ग्रेफाइट भी नेटवर्क सॉलिड है और सिलिकॉन भी नेटवर्क सॉलिड है ना। तो तीसरा और 7वां और 11वां है ना, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। अब कौन बच्चा बच्चों, ब्रास। ब्रास मेटल का बना होता है, RBB मेटल है। तो यहां पर VIII 8वां और 9वां ये दोनों क्या है, मेटालिक सॉलिड है। तो उसके बाद दोबारा से आपको सॉलिड्स को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम, है ना। तो पहले आप इनको ये बताओ कि सॉलिड किस टाइप के हैं, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी अपना पे हो जाएगा, है ना। तो देखो पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये दोनों आयनिक सॉलिड है और आयन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद टिन यानी SN मेटल है और रुबिडियम, टिन और रुबिडियम दोनों मेटालिक सॉलिड है। उसके बाद आ जाओ आप आर्गन पर। आर्गन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन किस तरह का, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है आर्गन। और वाटर, यूरिया भी मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी मॉलिक्यूल है, ये चारों मॉलिक्यूल है। तो इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, है ना। इसमें वाटर और अमोनिया पोलर है, यूरिया भी पोलर है, आर्गन नॉन पोलर है, वाटर और अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स है। उसके बाद बेंजीन बच गया। तो बेंजीन एक तरह का नॉन पोलर, बेंजीन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ग्रेफाइट यानी कार्बन और सिलिकॉन कार्बाइड SiC ये नेटवर्क सॉलिड है। सॉलिड A इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल इज मॉल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड तो पॉसिबल है नहीं। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होता है, केवल एक ही टाइप के सॉलिड है, दे आर नेटवर्क सॉलिड्स। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। रीजन, दे डू नॉट हैव फ्री आयन इन सॉलिड स्टेट बट इन मॉल्टन स्टेट। तो फ्री आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी जो मॉल्टन में है लेकिन सॉलिड में नहीं है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। तो दे आर मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एटसेट्रा। तो ये क्वेश्चन हो गए। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो आपको इसमें 3-4 चीजों को समझना है। एक यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, ये 3 चीजें आपको समझनी। तो बच्चों आपको मालूम है कि हर सॉलिड एक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन पार्टिकल को हमने नाम दिया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, लेकिन कलेक्टिवली या कॉमनली हम इनको पार्टिकल्स बोलेंगे। अब जो पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या पर्टिकुलर क्रिस्टल में अलग तरह से अरेंज हो सकते हैं। जैसे एक अरेंजमेंट ये रहा, दूसरा अरेंजमेंट ये रहा, कोई तीसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। तो अरेंजमेंट अलग अलग से हो सकते हैं। अब यहां पर जो एक पॉइंट ये रहा, ये जो एक पॉइंट है ये एक पार्टिकल को शो कर रहा है और दिस पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। तो एक पार्टिकल को हमने एक लैटिस पॉइंट नाम दिया। अब ये जो लैटिस पॉइंट है वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या करो, इस लैटिस पॉइंट को इस तरह से जोड़ना स्टार्ट करो। एक लाइन से हमने इसको जोड़ा,
तो आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। तो आपने देखा कि जब हम कई सारे लैटिस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें एक ज्योमेट्री बनती भी दिखती है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूनिट सेल, यानी एक स्मॉल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने बना दिया और इसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया यूनिट सेल। तो बच्चों जो यूनिट सेल है वो पूरे क्रिस्टल में रिपीट होती है, यानी जो क्रिस्टल है वो छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। तो ये जो यूनिट सेल है कैसे बनी? एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है जब हम कई सारे लैटिस पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेल इज ए स्मॉल पार्ट विच रिपीट इन एंटायर क्रिस्टल। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल एक तरह का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, कई सारे लैटिस पॉइंट को मिला के हमने इसको बनाया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं। एक तो इसकी लेंथ और दूसरे इसके एंगल। तो बच्चों 3 तरह की लेंथ है जिनको हमने नाम दिया एक्सियल लेंथ, और जो एंगल है उनको हमने नाम दिया एक्सियल एंगल। तो ये 3 लेंथ है, ए बी और सी। देखो है ना, ये ए, ये बी और ये सी, 3 लेंथ हो गई। और इन लेंथ पर जो है 3 एंगल हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। तो पूरे यूनिट सेल को हम 6 पैरामीटर से एक्सप्लेन करेंगे, लेंथ एंड एंगल, 3 एंगल और 3 लेंथ। अब जो यूनिट सेल है उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक यूनिट सेल को हम नाम देंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी यूनिट सेल को नाम देंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बच्चों कई सारे ऐसे क्रिस्टल हैं जहां पर जो यूनिट सेल है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं? 8 कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 आपके ऊपर, 4 आपके नीचे, 4 कॉर्नर आपके फ्लोर पर है और 4 कॉर्नर आपके सीलिंग पर है, टोटल 8 कॉर्नर है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात है सेंट्रल यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होते हैं लेकिन कॉर्नर के अलावा वो कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो एज पर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो सरफेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो बॉडी के सेंटर में यानी रूम के बीच में प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर? तो अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और होते हैं तो सेंटर यूनिट सेल, और कॉर्नर पर होते हैं तो केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बच्चों जो सेंटर यूनिट सेल हैं वो 3 टाइप की होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है बॉडी सेंटर जिसको हम BCC बोलते हैं, दूसरी है फेस सेंटर जिसको हम FCC बोलते हैं, और तीसरा है एंड सेंटर जिसको हम बोलते हैं ECC। लेकिन एंड सेंटर का ज्यादा यूज यहाँ पर होता नहीं है, केवल हम इन दोनों से मतलब रखेंगे। तो बच्चों यहां पर पहले बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो ऐसी यूनिट सेल जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर में तो प्रेजेंट है लेकिन कॉर्नर के अलावा वो इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में है। तो आप जिस रूम में बैठे हैं 8 पार्टिकल तो आपके कॉर्नर पर हैं और एक पार्टिकल बिल्कुल रूम के सेंटर में रखा हुआ है या टिका हुआ है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर की बात करें तो ऐसी यूनिट सेल जहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर के अलावा दीवार पर है। तो टोटल कितनी दीवार है बच्चों? 6 दीवार है। तो दीवार के बीच में एक पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा। तो 6 पार्टिकल दीवार पर एम्बेडेड है और 8 पार्टिकल कॉर्नर पर है। क्लियर? एंड सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा जो पार्टिकल है वो कोई 2 अपोजिट फेस में प्रेजेंट होंगे, है ना। कोई 2 अपोजिट दीवार में 2 पार्टिकल को घुसा दो तो हो गया एंड सेंटर यूनिट सेल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिट सेल के जो हमने पैरामीटर पढ़े थे, 3 एंगल और 3 लेंथ, तो उनके हिसाब से 7 तरह की यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकती है। यानी दीज यूनिट सेल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्सियल एंगल एंड एक्सियल लेंथ। तो बच्चों एक पहली यूनिट का नाम है क्यूबिक। लेंथ सारे इक्वल है और एंगल सारे 90 डिग्री है। तो नीचे एक टेबल दी है, तो बच्चों नीचे एक टेबल दी है, उस टेबल में हर यूनिट सेल का डायमेंशन आपको दे रखा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले क्यूबिक हो गया, फिर टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया एंड रोम्बोहेड्रल हो गया। टोटल 7 तरह की यूनिट सेल है। किस बेसिस पर क्लासिफाई की गया? एंगल एंड लेंथ। अब देखो बच्चों पहले बात करते हैं क्यूबिक का।
तो क्यूबिक में तीनों लेंथ इक्वल है लेकिन और तीनों एंगल 90 डिग्री इक्वल है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बस, NaCl, जिंक ब्लेंड और Cu। उसके बाद है टेट्रागोनल, तो ए बी तो इक्वल है लेकिन सी ए बी से अलग है, एक लेंथ थोड़ा अलग हो गई और जबकि एंगल तीनों 90 डिग्री है। यहाँ पर व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में तीनों लेंथ अनइक्वल है लेकिन तीनों एंगल अभी भी इक्वल है 90 डिग्री। तो रोम्बिक सल्फर KNO3 and BSO4 इसके एग्जाम्पल है। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में दो लेंथ इक्वल है, एक अलग है और यहां पर भी दो एंगल इक्वल है और एक 120 है, गामा वाला। ग्रेफाइट, ZNO और CDS इसके एग्जाम्पल है। रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल, यहां पर तीनों लेंथ इक्वल है और यहां पर दो एंगल इक्वल है लेकिन तीसरा एंगल अलग है। एग्जाम्पल HGS और कैल्साइट CaCO3। उसके बाद है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में तीनों लेंथ अनइक्वल है और दो एंगल इक्वल है और एक एंगल डिफरेंट है। मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4 इसके एग्जाम्पल है। ट्राइक्लिनिक, ये सबसे ज्यादा इरेगुलर है, इसमें तीनों लेंथ अलग हुए हैं और तीनों एंगल भी अलग होते हैं। K2Cr2O7, कैल्शियम कॉपर सल्फेट, बोरिक एसिड इसके एग्जाम्पल है। तो बच्चों सबसे रेगुलर क्यूबिक सेल जहां पर तीनों एंगल और तीनों लेंथ इक्वल होती हैं और सबसे इरेगुलर ट्राइक्लिनिक, तीनों एंगल और तीनों लेंथ अनइक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखें तो टोटल हमारे पास 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस निकल के आते हैं। इनको हमने नाम दिया ब्रेविस लैटिस। तो इस बार एक बार नीट में पूछा भी था कि ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, तो बच्चों इनका नंबर है 14। इसमें आप FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सारों को मिला दो और उनके एंगल भी चेंज करते जाओ और उनकी एक्सियल लेंथ भी चेंज करते जाओ। तो देखो सबसे पहला हमारे पास है सिंपल क्यूबिक, उसके बाद है बॉडी सेंटर, उसके बाद है फेस सेंटर, ये तीनों तो हम सबको मालूम है। उसके बाद है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव में लेंथ बढ़ा दी, उसी तरह बॉडी सेंटर में अभी लेंथ बढ़ा दी, तो 3 और 2 5 ही हो गए। उसके बाद है प्रिमिटिव एंड सेंटर अलग हो गया। उसके बाद है बॉडी सेंटर में चेंज कर दिया। उसके बाद है फेस सेंटर भी अलग कर दिया। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रहेगा, यूनिट सेल ऑफ 4 ऑर्थोरोम्बिक लैटिस, अनइक्वल साइड्स, एंगल बिटवीन फेसेस ऑल 90। उसके बाद ये 2 है प्रिमिटिव में एंगल कर दिया, चेंज कर दिया है ना, और उसके बाद है एंड सेंटर और लास्ट में ये तीनों है। तो बच्चों टोटल हमारे पास जो ब्रेविस लैटिस है वो कितने हैं, 14 ब्रेविस लैटिस निकल के आते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर यूनिट सेल। 3 यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर, इन तीनों में। तो पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें पार्टिकल केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। अब हमें यह देखना है कि किसी एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए, जहां पर अगर कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो वो आगे 8 कॉर्नर से कनेक्ट होगा, यानी जो आपके कॉर्नर वाला जो आपका कमरा है उसका जो कॉर्नर है वो 8 कॉर्नर से कनेक्ट होगा। 4 कमरे नीचे हो सकते हैं और 4 कमरे ऊपर होते हैं, यानी ये जो एक पार्टिकल है वो 8 और कॉर्नर से कनेक्टेड है। तो एक पार्टिकल का हिस्सा कितना हो गया, 1/8, और यहां पर कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 1। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कितने होते हैं, 1 होता है। अब बात करते हैं BCC यानी बॉडी सेंटर। तो यहां पर जो है 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल होते हैं और एक पार्टिकल बिल्कुल बीच में होगा बॉडी सेंटर। तो जो पार्टिकल बीच में होगा वो किसी और पार्टिकल से कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो वो पूरे 8 पार्टिकल जो कॉर्नर पर हैं उनमें से एटम कितने हो गए, टोटल 1 एटम हुआ और 1 एटम बीच में, यानी टोटल कितने एटम हो गए, 2 एटम। तो BCC में 2 एटम होते हैं। फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर में फेस पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो जब बच्चों किसी दीवार पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो आधा हिस्सा दूसरे कमरे का और आधा हिस्सा इस कमरे का होता है, यानी इसमें 2 यूनिट सेल आपस में कनेक्टेड होंगी। तो यहां पर टोटल कितने फेस है, 6 फेस है। तो 6 × 1/2 यानी 3 एटम होंगे। तो 1 एटम कॉर्नर पे काउंट कर लो और 3 एटम फेस के काउंट कर लो, टोटल कितने एटम है, 4 एटम है। तो कंक्लूजन करते हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम है, BCC में बॉडी सेंटर में 2 एटम है और फेस सेंटर में 4 एटम है। ठीक,
तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्रिस्टल के अंदर एटम किस तरह से पैक्ड हैं, इसको हम बोलेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर। हम ये देखना है कि मिनिमम गैप हो और मैक्सिमम स्पेस एटम कवर करे या पार्टिकल कवर करे। तो कितने तरह की पैकिंग पॉसिबल है, उनमें किस तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर है, किस तरह का अरेंजमेंट है, वो आपको देखना है। तो पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में हम पार्टिकल को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो वन डायमेंशन में एक ही पॉसिबिलिटी है, एक पार्टिकल के बगल में दूसरा पार्टिकल, उसके बगल में तीसरा पार्टिकल। तो आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी एक पूरी कतार बन जाती है, एक रो बन जाती है, जहां पर एक पार्टिकल दो पार्टिकल को टच करता हुआ आपको दिखता है। तो बच्चों यहां पर एक चीज आपको देखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह हुआ कि एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल से कनेक्टेड है। तो एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल से कनेक्टेड है, दो पार्टिकल से कनेक्ट है, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। वन डायमेंशन में तो एक ही टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखते हैं टू डायमेंशन में। तो टू डायमेंशन में हम पार्टिकल को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। जो पहला अरेंजमेंट है, एक रो के ऊपर दूसरी रो लगाओ, बिल्कुल जिसमें कि एक रो का पार्टिकल एग्जैक्टली दूसरी रो के ऊपर हो, इस तरह तीसरी रो, चौथी रो। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है कि सारी रो एक जैसी है। तो बच्चों इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है ए टाइप अरेंजमेंट। और अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, चार पार्टिकल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। और यहां पर आपको दिख रहा है कि एक स्क्वायर जनरेट हो रहा है, जब आप चार पार्टिकल को कनेक्ट करते हो स्क्वायर बन रहा है, हेंस दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। अब इसी में दूसरी पैकिंग कैसे पॉसिबल है, आप बीच में पार्टिकल को भरो, दो पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल, है ना। तो आपको बच्चों ये दिख रहा है कि जो पहली रो है वो दूसरी रो से अलग है। तो पहली रो अगर ए हो तो दूसरी रो बी होगी। अब जब तीसरी रो बनाओगे तो पहली के जैसे हो जाएगी, देखो। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट कहलाता है वो ए बी टाइप का अरेंजमेंट है, यानी पहली तीसरी एक जैसी, दूसरी चौथी एक जैसी। यहां पर एक पार्टिकल मैक्सिमम 6 पार्टिकल को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। और यहां पर अगर आप सारे पार्टिकल को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो हेक्सागोन बनता है, यानी 6 पार्टिकल मैक्सिमम कनेक्ट हो सकते हैं, हेंस दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। तो ये दोनों पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल केस में हमने देखी है। अब यहां पर बच्चों एक सवाल है कि कौन सी पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है, यानी गैप कम किस में बन रहा है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में गैप कम बन रहा है, हेंस दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब 3 डायमेंशन में हमें पैकिंग करनी है। तो वो जो ऊपर दो पैकिंग थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसी में हम 3 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे। तो बच्चों पहले करेंगे हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग लेयर को 3 डायमेंशन बनाएंगे। तो हमारे पास ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, अब 3 डायमेंशन बनाना है तो इसके पीछे भी इसी तरह की एक रो लगाते जाओ, फिर एक रो और लगा दी, एक रो और लगा दी, है ना। तो 3 डायमेंशन हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हमें मिल गई। अब यहाँ पे आप जब पार्टिकल को कनेक्ट करोगे तो मैक्सिमम 8 पार्टिकल इस तरह से आप एक क्यूब की फॉर्म में देखते हो। और सबसे पहले आपने पढ़ा था कि एक हमारे पास लैटिस होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। तो ये जो अरेंजमेंट है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस के जैसा है, हेंस इट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट। और यहां पर जो एक यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल के जैसे आपको दिख रहा है। पार्टिकल का अरेंजमेंट देखोगे तो आगे पीछे ऊपर नीचे एक जैसी लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सेम है, फिर तीसरी लेयर भी एक जैसी है, चौथी लेयर भी एक जैसी है, यानी ये जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है। अब आ जाओ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हमें 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। अब 2 डायमेंशन में तो केवल एक ही लेयर थी, ये जो नीचे आपको लेयर दिख रही है वो 2 डायमेंशन जैसे इस तरह है ना, इनके बीच में आपने पार्टिकल लगाया था, ये 2 डायमेंशन था। अब आपको 3 डायमेंशन बनाना है तो जो पहली लेयर आपने बिछा रखी है उसके जस्ट ऊपर आपको दूसरी लेयर लगानी है। तो एक टाइप का अरेंजमेंट ऐसा है कि जो पहली लेयर है उसके जस्ट ऊपर आप दूसरी लेयर लगाओगे, ठीक। अब देखो बच्चों, तो ये वाली पहली लेयर है जो आपको शेडेड
दिख रहे हैं, ये पहली लेयर है, ये वाली ये, और इसके जस्ट ऊपर आपने दूसरी लेयर इस तरह से लगा दी। तो जब पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगती है तो 100% स्पेस फिलअप नहीं होता है, कुछ गैप रह जाता है, और इन्हीं गैप को हमने नाम दिया वॉइड्स। क्या नाम दिया? वॉइड्स। तो बच्चों दो तरह के वॉइड्स यहां पर जनरेट होते हैं, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर में टी और ओ दिख रहा है वो टाइप ऑफ वर्ड्स है। अब टी का मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब हुआ कि ये जो वॉइड है, ये जो खाली जगह है, उसके चारों तरफ चार पार्टिकल है। देखो, एक नीचे और तीन ऊपर। यहां पर देखिए, ये तीन नीचे और एक ऊपर, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और ये एक तरह का टेट्राहेड्रॉन बनाता है। उसी तरह जब ओ की बात करें तो इसके चारों तरफ छह पार्टिकल होंगे। देखो, तीन ऊपर और तीन नीचे, तीन नीचे और तीन ऊपर। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ये एक तरह का ऑक्टाहेड्रॉन बनाता है। क्लियर? अब कई बार क्वेश्चन आता है कि किसी स्ट्रक्चर में या किसी क्रिस्टल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अगर किसी क्रिस्टल में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो जितने पार्टिकल होंगे उतने ही उसके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो डबल होते हैं, यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू 2n। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे आप फॉर्मूला बनाओ। तो पहली लेयर के ऊपर आपने दूसरी लेयर चढ़ा दी, अब आपको तीसरी लेयर फिलअप करनी है। तो तीसरी लेयर फिलअप करने के दो तरीके हैं, या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे या तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे। तो बच्चों पहले हम करते हैं कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स है जस्ट उसके ऊपर हम एटम को रखते जाते हैं, तो एक तीसरी लेयर हमें मिल जाती है। तो जब तीसरी लेयर हम जनरेट करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि वो जो तीसरी लेयर है वो बिल्कुल पहली लेयर के जैसी है, यानी पहली लेयर के जस्ट ऊपर आ रही है, क्योंकि पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर गैप में थी और तीसरी लेयर बिल्कुल इसके ऊपर सिमिलर दिखेगी आपको, यानी पहली और तीसरी एक जैसी होगी। तो यहां पर जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा ए बी ए बी ए बी टाइप, पहली और तीसरी एक जैसी और दूसरी और चौथी एक जैसी। तो इस टाइप का जो पैटर्न हुआ वो ए बी पैटर्न। तो बच्चों इस टाइप को हमने नाम दिया था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। और ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ मेटल्स में देखने को मिलता है, जैसे मैग्नीशियम और जिंक में। तो आपको एक हेक्सागोन बनता हुआ दिखेगा। अब दूसरा तरीका है कि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करो, जहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसके ऊपर आप एटम को रखो। तो जो तीसरी लेयर बनेगी वो पहली और दूसरी से अलग होगी। ये जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा ए बी सी टाइप। अब जब चौथी लेयर आप तीसरी लेयर के ऊपर रखोगे तो चौथी है वो पहली से मैच करेगी। तो ये जो पैटर्न है वो ए बी सी टाइप बनेगा, यानी पहले की तीन लेयर अलग, बाद की जो फोर्थ लेयर होगी वो पहले के जैसी होगी, दूसरी लेयर पांचवें के जैसी होगी। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा। तो जनरली ऊपर से देखने को आपको ए बी सी टाइप का दिखता है, लेकिन बच्चों अगर इसको क्लियरली ऑब्जर्व किया जाए तो ये क्यूब बनाता हुआ हमें दिखेगा, क्यूब। इसीलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, जिसको हमने शॉर्टकट में बोला CCP। और आपको मालूम है कि एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंदर जो है कॉर्नर पर तो 8 पार्टिकल होते हैं और फेस पर जो है 6 पार्टिकल होते हैं। तो बच्चों ये जो लैटिस अरेंजमेंट है वो हमें FCC टाइप का लैटिस अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि CCP इज जस्ट लाइक FCC, फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट। तो फेज सेंटर के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 4 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और ऐसा आपको कॉपर और सिल्वर एटम के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। यहां पर दोनों जो क्लोज पैकिंग वो काफी एफिशिएंट है, लगभग 70% स्पेस फिलअप होता है क्रिस्टल का इन दोनों पैकिंग के थ्रू, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर? अब दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो इक्वल होता है, इट विल बी 12 दोनों स्ट्रक्चर में, HCP एज वेल एज CCP।
ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन भी यहां पर हम ले लेते हैं। व्हाट इज द मीन्ट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? हमने बता दिया कि एक एटम क्रिस्टल के अंदर डायरेक्टली कितने एटम से कनेक्टेड है या उसके चारों तरफ कितने एटम लगे हुए हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। दूसरा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम अगर वो क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी CCP में होते हैं तो 12 होता है, और इन बॉडी सेंटर क्यूबिक में होते हैं। तो बच्चों बॉडी सेंटर क्यूबिक की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं BCC। तो बॉडी यानी बीच में पार्टिकल होगा और इसके चारों तरफ 8 पार्टिकल होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। हाउ टू जनरेट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो टाइप की पैकिंग है, CCP एंड HCP। ठीक है, दोनों में दो ही टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक टेट्राहेड्रल एंड एक ऑक्टाहेड्रल। जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे वो उतने होंगे जितने उस क्रिस्टल में पार्टिकल है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे वो डबल होंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। अब वॉइड में किस टाइप के पार्टिकल होंगे और लैटिस में किस टाइप के पार्टिकल होंगे वो आपको समझना है। ठीक, तो बच्चों हमारे पास आयनिक कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो एनायन साइज में बड़ा होता है और कैटायन साइज में छोटा होता है। तो जो बिगर आयन है यानी जो एनायन है वो हमेशा लैटिस का पार्ट होगा। द बिगर आयन यूजुअली एनायन फॉर्म ए क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, यानी ये लैटिस का पार्ट होगा, यानी ये इन पॉइंट पर होगा। ठीक है बच्चों, और जो कैटायन है वो हमेशा वॉइड्स में फिलअप होता है, वो गैप के अंदर रहता है, और जो पार्टिकल हैं वो किसके बने होते हैं, वो यानी एनायन के बने होते हैं। अगर एनायन छोटा है तो मोस्टली टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिलअप होते हैं, और अगर एनायन बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिलअप होंगे। अब बच्चों जरूरी नहीं कि सारे के सारे वॉइड्स 100% फिलअप हो सकता है कि 2/3 फिलअप हो, 1/3 फिलअप हो, 50% हो, 20% हो, 80% हो, एटसेट्रा। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है और उसका फॉर्मूला किस टाइप का है। तो यहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और दो मैं आपको करवाता हूं, ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल से मैंने लिए हैं। यहां पर एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट का बना है, X एंड Y। यहां पर जो Y एटम है वो एनायन है और वो लैटिस बनाता है, और जो X है वो कैटायंस है और वो मोस्टली ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को फिलअप करता है, लेकिन इस समय सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स फिलअप है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो बच्चों पहले ये CCP देखो, तो CCP यानी FCC। तो FCC के अंदर टोटल पार्टिकल कितने होते हैं? FCC के अंदर टोटल पार्टिकल होते हैं 4। तो Y टोटल कितने हैं? 4, और X टोटल कितने हैं? 4, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है बच्चों? 4:4, यानी 1:1। तो जितने X पार्टिकल होंगे उतने ही Y पार्टिकल हैं, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा वो होगा X एंड Y। अब दूसरा देखिए, यहां पर एक एलिमेंट अभी जो HCP लैटिस बना रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है A वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिलअप कर रहा है, लेकिन कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिलअप है? 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिलअप होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मान लिया जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल B 1 है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल नहीं टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल यानी 1। और बच्चों यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है वो कितना फिलअप हो रहा है? 2/3। तो ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू 2/3। ठीक, तो बोलने का मतलब है कि जो B है वो है 1 और जो A है वो है 4/3। तो अगर मैं A/B देखूं तो 4/3:1 आता है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो दोनों तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आता है 4:3, है ना। तो इसका मतलब है कि A 4 है और B 3 है। तो बच्चों फॉर्मूला हो गया A4B3। आपको हमेशा सिंपल रेशियो ही निकालना है। तो अब बात करते हैं लोकेशन या लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्रिस्टल में
ये कहां पर पाए जाते हैं, और ये भी प्रूव करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब देखो, तो हमारे पास केवल एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी एफसीसी स्ट्रक्चर। इसको हम लेंगे और इसमें हम इन वॉइड्स को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये मेरे पास देखो, इसमें देखो है ना, ये मेरे पास एक एफसीसी लैटिस है। एफसीसी लैटिस मतलब 8 तो कॉर्नर है, तो 8 पार्टिकल कॉर्नर पर होंगे और 6 पार्टिकल फेस पर होंगे। तो 6 फेस है, 1 2 3 4 5 और 6 फेस। अब मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेट करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब ऐसा वॉइड जिसके चारों तरफ 4 पार्टिकल होंगे, तो यानी टेट्राहेड्रॉन बनेगा। तो इस तरह एक टेट्राहेड्रॉन मैंने बना दिया, यहाँ बीच में एक पार्टिकल। तो बच्चों अगर मैं इस पूरे क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करो तो 8 क्यूब बनते हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो यहां पर जो एक स्मॉल क्यूब है, 8 स्मॉल क्यूब में मैंने डिवाइड कर दिया से, तो एक स्मॉल क्यूब में 4 पार्टिकल आ रहे हैं, तो इनके बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होगा। तो टोटल टेट्राहेड्रॉन कितने बनेंगे? 8 टेट्राहेड्रॉन बनेंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। और आपको मालूम है कि जो एफसीसी है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रूव हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऐसा वॉइड होगा जिसके चारों तरफ 6 पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। तो ये हमारे पास एफसीसी लैटिस है। अब यहां पर अगर आप 6 पार्टिकल को आपस में कनेक्ट करोगे, इस तरह एक ऑक्टाहेड्रन बनेगा। तो इसका मतलब एक वॉइड्स इसके बीच में हो। क्लियर? तो एक वॉइड होगा सेंटर में। अब बाकी के वॉइड कहां हैं? तो जो बाकी के वॉइड है वो एज पर होंगे। तो जब आप एज पर एक वॉइड क्रिएट करोगे तो इसके 6 तरफ 6 पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरह से होगा। तो टोटल जो है यहां पर 12 एजेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज पर बन रहा है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक एज है वो 4 और क्यूब से कनेक्ट होता है, क्योंकि सिंगल इसी का पार्ट नहीं, वो 4 का पार्ट है। इसका मतलब जो है जो ऑक्टाहेड्रॉन है वो इस तरह से आएगा। तो टोटल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको मिलेंगे। तो 3 यहां पर है और एक सेंटर में, यानी टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? 4। तो बच्चों एफसीसी लैटिस में पार्टिकल कितने होते हैं? 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो रहे हैं? 4। तो दोनों इक्वल होते हैं। प्रूव हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कोई यूनिट सेल के अंदर क्रिस्टल कितने पैक्ड है। और जैसा आपने ऊपर पढ़ा था, ये पूरी तरह पैकिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ फ्री स्पेस वहां पर अवेलेबल होता है। तो बच्चों हम तीनों यूनिट सेल में, एफसीसी में, बीसीसी में और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि कितना यूनिट सेल पैक हो सकती है और फ्री स्पेस कितना पॉसिबल हो सकता है। तो पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी चेक करेंगे एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर में। और एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर को हम फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस भी बोलते हैं, जहां पर टोटल पार्टिकल होते हैं 4। तो बच्चों नीचे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया है, मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता देता हूं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। तो हमें ये मालूम करना है कि उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं। तो अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो यहां पर 4 पार्टिकल है। इन 4 पार्टिकल का वॉल्यूम हमें मालूम करना है और उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। तो बच्चों यूनिट सेल एक क्यूब होती है, तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम होगा ए। अब जब भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको 2 चीजें हैं जरूरत पड़ेगी। एक तो निकालना आपको ए, और ए को हम बोलते हैं एज लेंथ। तो पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एज लेंथ और उससे आपको ए क्यू मालूम चलेगा, और उसके बाद इन 4 स्पेयर का वॉल्यूम। तो बच्चों आपको मालूम है कि एक स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आराम से हमें मालूम चल जाएगा। तो मेन हमें क्या करना है? A3 का कैलकुलेशन करना है। अब ये आपके सामने एक बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो A3 मतलब ये वाली लेंथ आपको मालूम करनी है। ठीक है, अब हमें एज लेंथ मालूम करनी है।
ये वाली एज लेंथ मालूम करनी है और हमारे पास जो है BCC स्ट्रक्चर है। तो बच्चों अब देखिए किस तरह से हम इस यूनिट सेल में एज लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ये जो फेस डायगोनल है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि यहां पर 3 पार्टिकल है। मान लिया जब मैं इस तरह से बनाता हूं इसे, ये रहा, तो ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। तो हमें जो है ये AC की वैल्यू मालूम करनी है। तो AB को हम A नाम देंगे और BC को हम A नाम देंगे, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया B, जैसा ऊपर आपको दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर जो है 3 पार्टिकल है और जबकि यहां पर 2 पार्टिकल है, ठीक है, क्लियर। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया, B नाम दिया, तो हम बोल सकते हैं B स्क्वायर या B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक। तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब जो B स्क्वायर है वो हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2A। अब जो B है बच्चों ना, वहां पर जो है 3 पार्टिकल है, टोटल लेंथ में 3 पार्टिकल है। तो 3 पार्टिकल में रेडियस कितने आएंगे, 1 2 3 और 4 रेडियस आएंगे इन्हें। B इक्वल टू होता है 4R। तो हम ये बोल सकते हैं 4R इक्वल टू अंडर रूट 2A। तो A इक्वल टू आ जाएगा 4R बाई अंडर रूट 2। ये इंपॉर्टेंट, ये एज लेंथ निकल के आ गई। तो इसको हम 2 अंडर रूट 2R भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि एज लेंथ FCC में कितनी होती है। तो एज लेंथ के बेसिस पे हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, R इक्वल टू A बाई 2 अंडर रूट 2। क्लियर हो गया। ये 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो FCC लैटिस है उसमें टोटल 4 एटम होते हैं। तो एक एटम का जो वॉल्यूम होता है वो निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 एटम का इंटू 4 कर देंगे और जो हमारे पास A क्यूब है वो है हमारे पास 2 अंडर रूट 2R। तो इसका क्यूब कर देंगे। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर, तो वो है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 बाई A क्यूब। तो A हमारे पास ये इसका क्यूब कर दिया। तो कैलकुलेशन करने पे वैल्यू आती है 74%, यानी 74% इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी है। तो जो फ्री स्पेस है वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 26%, है ना। तो कई बार फ्री स्पेस भी पूछा जाता है, तो 100 में से माइनस कर देना। इसी तरह बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC क्यूबिक लैटिस। BCC में टोटल एटम कितने होते हैं, 2 एटम होते हैं। अब यहां पर 2 तरह के ट्राइंगल से हमें एज लेंथ निकालनी पड़ेगी। पहला ट्राइंगल है EFD, ये वाला देखिए बच्चों, है ना, EF और D। तो इसके लिए हम करेंगे B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B इक्वल टू अंडर रूट 2A। अब दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, देखिए ये वाला ट्राइंगल है AFD। तो यहां पर बीच में एक पार्टिकल है, क्लियर। तो इस लेंथ को हमने नाम दिया C। तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो A स्क्वायर है वो तो A स्क्वायर रहेगा और B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो है 2A स्क्वायर। तो हमने यहां रखा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो C इक्वल टू आ गया, सॉरी C स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3A स्क्वायर। तो C इक्वल टू होगा अंडर रूट 3A। अब अगेन जो C है उसमें 3 पार्टिकल है। 3 पार्टिकल मतलब कितने रेडियस होंगे, 4 रेडियस है। तो 4R इक्वल टू अंडर रूट 3A, ये आ गया। तो A इक्वल टू 4R बाई अंडर रूट 3, ये इंपॉर्टेंट है। और रेडियस आ गई R इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू A। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब टोटल कितने स्पेयर हैं, 2 स्पेयर है। तो पैकिंग एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, 2 स्पेयर का वॉल्यूम ये रहा इंटू 100 बाई A क्यूब। तो A क्यूब हमने निकाला तो टोटल कैलकुलेशन करके आ गया 68%। तो इसका मतलब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी FCC लैटिस से थोड़ी सी कम है। तो इसमें फ्री स्पेस कितना होगा बच्चों, 32% इसमें फ्री स्पेस होगा। अब एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम एक और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो ये बहुत इजी है, यहां पर एज लेंथ निकालना बहुत आसान है। तो A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2R, क्योंकि ये एक R ये रहा और एक R ये रहा। तो A इक्वल टू 2R, तो R इक्वल टू हो जाएगा A/2, है ना। तो एज लेंथ में मालूम चल गया और रेडियस में मालूम चल गया, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, क्योंकि इसके अंदर 1 एटम होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब और 2R का क्यूब। 2R का क्यूब कितना हो गया, 8R क्यूब
इंटू 100, तो बच्चों ये आता है 52.4%। तो साफ साफ पता लग रहा है कि एफसीसी ज्यादा अच्छी तरह से पैक होता है, कितना है 74%। उसके बाद बीसीसी पैक होता है 68%, और सबसे लास्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये होती है 52.4%। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, तो रेडियस और एज लेंथ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब यहां पर पूछा है ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम। तो 3 क्यूबिक सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। तो यहां पर आपको रेडियस का रेशियो पता करना है। तो बच्चों ये वाला आता है ना, तो सिंपल क्यूबिक में a/2 और यहां पर √3/4 इंटू ए, और यहां पर आ जाएगा a/2 √2। तो आप चेक कीजिए ऊपर जो मैंने आपको। अब एक और क्वेश्चन देखिए, द एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज। तो बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 68%। तो जो एम्प्टी स्पेस है वो हो जाएगा बच्चों 32% है ना। तो एम्प्टी भी पूछ लेते हैं कई बार, तो आंसर हो गया डी। अब डेंसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो इसमें आपको डेंसिटी मालूम करनी है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू Zm/A³ इंटू Na। अब यहां पर कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। Z का मतलब होता है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, और M का मतलब होता है द मास ऑफ द सिंगल एटम का मास कितना है। A क्या है, एज लेंथ, उस यूनिट सेल की एज लेंथ है, और Na है एवोगैड्रो नंबर। तो इसके थ्रू हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी मालूम है तो एज लेंथ निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, और इवन सिंगल एटम का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर पूछा है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और ये एफसीसी लैटिस के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पर डेंसिटी दे रखी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको 4 एटम का मास निकालना है। तो हम सब लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमारे पास एज लेंथ दे रखी है, यानी वॉल्यूम आ जाएगा एज लेंथ से, तो वॉल्यूम हो जाएगा A³ और इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 8 पॉइंट है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3.608 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब, ये A³ और इंटू डेंसिटी की 8.92। क्लियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा डेंसिटी की कैलकुलेशन लेंथी होती है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करना हुआ, आपके पास अगर टाइम बचा है तो 5 मिनट तो लगभग लगते हैं कैलकुलेशन करने में, हो सकता है कोई कैलकुलेशन इजी हो। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो आंसर आ जाएगा 4.18 इंटू 10⁻²²। तो यहां पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो आता है 418.9 इंटू 10⁻²4, और 2 पॉइंट इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 22। तो आंसर हो जाएगा 4.18 इंटू 10⁻²2। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस को हम डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं या इरेगुलरिटीज भी बोल सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है उन्हीं को हमने नाम दिया इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स। यहां पर जो डिफेक्ट्स है वो क्यों होते हैं, जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जिससे क्रिस्टल बन रहा है या तो वो काफी फास्ट हो या तो वो मॉडरेट रेट में हो रही हो, तब जाके कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। यहां पर 2 टाइप के डिफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। जो इस चैप्टर में है वो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लाइन डिफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझना है। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कोई एक लैटिस पॉइंट में इरेगुलरिटीज है, या तो ये अपनी जगह से मिसिंग होगा या तो ये अपनी जगह से हटके किसी दूसरी जगह जा चुका। अगर मैं लाइन डिफेक्ट की बात करूं तो पूरे लैटिस लाइन में डिफेक्ट आने से जो भी इरेगुलरिटीज होती है दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो बच्चों यहां पर हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है इरेगुलरिटीज या डेविएशन ऑफ आइडियल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट और एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
इम्प्योरिटीज डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो एक तरह का पॉइंट डिफेक्ट है और इसमें क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी दोनों के रेशियो में जैसे पहले रहेंगे वैसे बाद में भी रहने वाले हैं। इसको हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पहले बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो बच्चों वैकेंसी का मतलब होता है वैकेंट हो जाना। तो कोई एक पार्टिकल अपनी लैटिस पॉइंट से निकल जाता है और लैटिस साइट वैकेंट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये तब होता है जब क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, ओवर हीट करते हैं, तो वैकेंसी डिफेक्ट पैदा होता है। और जब वैकेंसी डिफेक्ट पैदा होता है यानी अपना एक पार्टिकल निकल गया है तो जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये याद रखना बच्चों, डेंसिटी कम हो जाती है, लैटिस पॉइंट्स मिसिंग हो गया। और कैसे हुआ? जब हीट करते हैं। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहां पे कुछ एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, जिस वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये दोनों टाइप के डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कैसे टाइप के कंपाउंड में मिलते हैं? नॉन आयनिक सॉलिड में ये पाए जाते हैं। अब देखो, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का डायग्राम है और वैकेंसी डिफेक्ट का डायग्राम है। पहले वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं। ये पूरे लैटिस पॉइंट है, तो यहां पे देखो गायब हो गया, तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। इंटरस्टिशियल में देखिए तो ये जो साइट है ना, इसको हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो ये लैटिस साइट, ये भी लैटिस साइट, ये बीच की इंटरस्टिशियल साइट। तो एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में आ गए हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों आयनिक सॉलिड इस टाइप की डिफेक्ट को शो नहीं करते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है। तो इसको छोड़कर वो दो अलग तरह की डिफेक्ट शो करते हैं। एक है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा स्कॉटकी डिफेक्ट। ये भी मिलता जुलता वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से ही है। तो पहले बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इन दोनों प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको यह समझना है कि फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि आयनिक सॉलिड में जो कैटायन होता है, यानी जिस आयन का साइज कम होता है, वो अपनी लैटिस पॉइंट से हटकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, यानी डिसलोकेट या डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट, बीच में आ जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। कहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई? लैटिस पॉइंट पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन आयन जितने पहले थे उतने बाद में भी रहेंगे, तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं डिसलोकेशन इफेक्ट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे और डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे आयनिक सॉलिड्स जहां पर लार्ज डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के साइज में, इस तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं, जैसे ZnS, AgCl, AgBr, AgI। तो यहां पर Zn+2 और Ag आयन काफी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू एनायन। तो याद रखना बच्चों, सिल्वर और जिंक। दूसरा है स्कॉटकी डिफेक्ट। अब स्कॉटकी डिफेक्ट एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि कैटायन और एनायन दोनों अपनी लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो जाते हैं, लेकिन एक कैटायन होगा तो उसके साथ एक एनायन होगा, यानी जितने कैटायन होते हैं उतने ही एनायन मिसिंग होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अब जब कैटायन और एनायन मिसिंग हो गए तो जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। यहां पर डेंसिटी में फर्क पड़ता है, डिक्रीज विद द डेंसिटी। तो ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट भी हुआ। अब यहां पर NaCl का एग्जांपल दिया है कि NaCl में स्कॉटकी डिफेक्ट कितने आयन में पाया जाता है। तो एक वैकेंसी डिफेक्ट माया जाता है इतने आयन में, 10⁻16 आयन पर 10⁻16 आयन। तो यहां पर दो डायग्राम से आपको और समझने में मदद मिलेगी, ये फ्रैंकल डिफेक्ट और ये स्कॉटकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में देखो बच्चों, एक यहां पर एक कैटायन को होना चाहिए, लेकिन वो कैटायन यहां से निकल के और बीच में आ गए, इंटरस्टिशियल साइट में पहुंच गया है, तो डिसलोकेट हो गया अपनी साइड से, लैटिस पॉइंट से डिसलोकेट हो गया, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ। डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब स्कॉटकी की बात करें तो यहाँ पर आयन मिसिंग हो गए, देखो यहाँ पर कैटायन होना चाहिए तो मिस हो गया, और यहाँ पर एनायन होना चाहिए लेकिन मिसिंग हो गया ना, कैटायन और एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिस्ड, तो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी मेंटेन है। अब कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो स्कॉट के डिफेक्ट शो करते हैं? ऐसे सॉलिड जहां पर कैटायन और एनायन में ज्यादा अंतर नहीं होता, यानी उनके साइज लगभग सिमिलर होते हैं, जैसे NaCl, KCl, CSCl और AgBr। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, AgBr ऊपर भी और नीचे भी है, यानी स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों में। तो AgBr शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी। तो फ्रैंकल एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, जबकि स्कॉटकी एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। अब दो एमसीक्यू यहां पर हम सॉल्व करते हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट? तो फ्रैंकल डिफेक्ट Ag और Zn वाले दोनों करते हैं, KBr नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट, ये स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पर एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम में आपको ये बताना है कौन सा डिफेक्ट है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहां पर होना चाहिए था Na, यहां पर भी Na, यहां पर Cl और Cl, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस पॉइंट। तो बच्चों ये एक तरह का स्कॉटकी डिफेक्ट हुआ, यानी वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब दूसरे टाइप का डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल या एक्स्ट्रा आयन बाहर से आ गया है और क्रिस्टल में इम्प्योरिटी क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब हम मोल्टन NaCl में कुछ अमाउंट SrCl2 की मिलाते हैं और उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। तो बच्चों जो Sr2+ आयन है वो लैटिस पॉइंट से Na+ आयन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह में आ जाता है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि एक Sr2+ आयन दो Na+ आयन को रिप्लेस करेगा, लेकिन केवल एक ही Na+ की जगह में आएगा, तो जो दूसरा Na+ है उसकी जगह वैकेंट हो जाएगी। देखिए यहां पर एक क्रिस्टल है, तो यहां पर Na होना चाहिए और यहां पर भी Na होना चाहिए, तो जो एक Sr2+ है वो दो Na को रिप्लेस करेगा, लेकिन केवल एक ही जगह में आएगा, दूसरी जगह वैकेंट रह जाएगी। तो इसका मतलब एक आयन कम हो गया। तो यहां पर इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी इफेक्ट। और किसकी इम्प्योरिटी हुई है? Sr2+ की इम्प्योरिटी। तो हमेशा हम बोल सकते हैं कि कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है वो डिपेंड करेगा कि कितने Sr2+ आयन वहां पर आए हुए हैं। तो कुछ और एग्जांपल है इसके, CdCl2 एंड AgCl में इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरा है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। NaCl और KCl इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं। तो बच्चों जब NaCl का क्रिस्टल बनता है तो Na और NaCl को हीट किया जाता है सोडियम वेपर के साथ, तो बाद में Na और Cl आपस में मिलकर NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं। तो अब देखो बच्चों होता क्या है, इसमें डायग्राम के साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो जब NaCl का क्रिस्टल बनता है तो Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो किसी एक लैटिस पॉइंट पे आके बैठ जाता है, लैटिस पॉइंट का हिस्सा हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उस लैटिस पॉइंट में कौन सा आयन होना चाहिए था? Cl- आयन, लेकिन Cl- आयन की जगह क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां पे क्या हो जाता है कि Cl- आयन और Na+ आयन का रेशियो गड़बड़ा जाता है, यानी Na+ आयन आर मोर देन Cl- आयन, क्योंकि Cl- आयन की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहाँ पे कैटायन ज्यादा है एज कंपेयर टू एनायन, तो स्टैक्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसका काम क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्रिस्टल को कलर देने की कोशिश करता है, यानी कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये एक तरह का येलो कलर का क्रिस्टल होता है और वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो बच्चों यहां पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। और ये
एनायन की जगह में आ जाता है। इसी तरह और भी क्रिस्टल है, जैसे LiCl का जो क्रिस्टल है वो पिंक होता है और पोटेशियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो वायलेट कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का। तो जो जिंक ऑक्साइड है वो व्हाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को लॉस करता है और येलो कलर का हो जाता है। अब जो येलो कलर है क्यों है? तो बच्चों जब हम इसको हीट करते हैं तो Zn2+ आयन जनरेट होते हैं जो कि इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाते हैं एज ए एक्स्ट्रा कैटायन। तो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हुई, तो इस वजह से ये जो क्रिस्टल है वो येलो कलर का दिखने लगता है। तो अगर हम इसका एक फॉर्मूला देखें तो Zn1+X और O, यानी O और Zn का रेशियो अनइक्वल है। तीसरे टाइप का डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन में प्रिपेयर करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो यहां पर जो मेटल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू सेकंड एलिमेंट। तो इसके एग्जांपल है बच्चों आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड मोस्टली किस तरह कंपोजिशन में पाया जाता है? Fe0.95O, यानी अगर O के 100 एटम है तो Fe के कितने एटम होंगे? 95। तो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो रही है। इसी तरह आयरन ऑक्साइड और तरह के स्टोइकियोमेट्री भी शो करता है, जैसे Fe0.93O, Fe0.96O। अब ऐसा क्यों होता है? तो जो FeO है उसमें Fe2+ आयन रहते हैं, लेकिन बच्चों Fe2+ कैटायन मिस हो जाते हैं, कुछ मिसिंग हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस कौन करता है? Fe3+ आयन। बोलने का मतलब है कि जो FeO है उसमें कुछ Fe2+ आयन होंगे और कुछ Fe3+ आयन होंगे, इसलिए स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब 3 क्वेश्चन हमारे पास है। पहला देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड। तो जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होता है, यानी नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, वैकेंसी डिफेक्ट। अब कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है वैकेंसी डिफेक्ट से? तो बच्चों डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि कैटायन और एनायन निकल गए, ठीक है। और किस तरीके से होती है? क्योंकि हीट करने से कैटायन और एनायन डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी लैटिस पॉइंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय दीज आर 2 सॉलिड्स। तो ZnS फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा और AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तीसरा, द क्रिस्टल विद मेटल डेफिशिएंसी इज डिफेक्ट। द क्रिस्टल विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज, तो NaCl मेटल एक्सेस, KCl मेटल एक्सेस, ZnO मेटल एक्सेस, लेकिन FeO मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट शो करता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये जो 3 टाइप की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है कि रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो यहां पर ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम मीटर तक हो सकती है, ऐसे में सारे मेटल्स आ गए, क्योंकि मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर की बात करें तो यहां पर जो कंडक्टिविटी रेंज है वो काफी कम है, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20, और सेमीकंडक्टर की मिडिल रेंज होती है 10⁻⁻6 से लेकर और 10⁻⁴। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो कंडक्टिविटी है किसी एलिमेंट की वो किस तरह से है, और सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो आयन होंगे या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल्स में पाए जाते हैं, और जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स में पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटल दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को मॉल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में दोनों में कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो जैसे NaCl है, तो बच्चों NaCl सॉलिड स्टेट में
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि आयन अवेलेबल नहीं है। केवल ये मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब जो हमारे पास मेटल्स है, इनकी कंडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? तो इसकी कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है पर एटम। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, अब कुछ एक्सप्लेनेशन ये है कि कंडक्टिविटी का ओरिजिन क्या है। तो बच्चों यहां पर इनके जब एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ बैंड की फॉर्मेशन होती है। तो इनको हम बोलते हैं एनर्जी ऑर्बिटल और बैंड। मैं आपको बैंड दिखा देता हूं, ये देखो, एक ये आपको एम्प्टी बैंड दिख रहा है और एक आपको ये ब्लू कलर में बैंड दिख रहा है। तो जो ब्लू कलर में बैंड है इसकी एनर्जी कम है और जो एम्प्टी बैंड है इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो बैंड में जो दो बैंड है उनके बीच गैप कम भी हो सकता है और गैप ज्यादा भी हो सकता है। दे पार्शली और फुल्ली ओवरलैप टू ईच अदर। यहाँ पर देखो पार्शली ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पर फुल्ली ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा गैप है और यहाँ पर कम गैप है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी बैंड है इसको हमने नाम दिया कंडक्शन बैंड और यहाँ पर जो ब्लू कलर का बैंड है इसको हमने नाम दिया फील्ड बैंड। फील्ड बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी ये एक तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फुल्ली ऑर्बिटल से और इस कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया तो कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो मेटल के केस में क्या होता है कि मेटल के केस में दोनों बैंड पास पास होते हैं, या तो वो पार्शली ओवरलैप होते हैं या तो वो एक दूसरे को फुल्ली ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक बैंड से दूसरे बैंड में जाना आसान हो जाता है। इसीलिए मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पर दो बैंड के बीच में काफी गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंसुलेटर। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो यहां पर जो दो बैंड के बीच में गैप है वो काफी कम होता है, यानी कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाते हैं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम दिस लोअर बैंड टू हायर बैंड, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इंसुलेटर मतलब गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। मेटल या कंडक्टर गैप कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। तो अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर में दोनों बैंड के बीच में कम गैप होता है। कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। लेकिन बच्चों अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल एनर्जी से हायर बैंड में चले जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी बैंड। ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं? तो बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके काफी अच्छे एग्जांपल है। अब अगर इनकी कंडक्टिविटी को देखा जाए तो प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से इनकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है। तो क्या कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए? तो बच्चों इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने का एक तरीका है कि इनको किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर दिया जाए जिससे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। कुछ और एलिमेंट की इंप्योरिटीज सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड की जाती है और इसी इंप्योरिटीज की वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। तो जो डोपिंग है या जो इंप्योरिटीज है वो दो तरह से क्रिएट की जा सकती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट को मिला के और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट को मिला के। इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड है तो हमें 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट यहाँ पर मिलाना है जैसे फास्फोरस, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज का मतलब है कि 3 वैलेंसी वाला जैसे बोरॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज में हम ग्रुप 13 के एलिमेंट का यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज में हम ग्रुप 15 के एलिमेंट का यूज करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। तो चलिए पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। ये जो 6 पॉइंट है इनको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये हमारे पास सिलिकॉन का एटम है
जिसमें जो सिलिकॉन है उसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, और हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये एक तरह का परफेक्ट क्रिस्टल है। अब मुझे इसमें ऐसे एलिमेंट मिलाने हैं जिनके पास सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट हम इसमें ऐड करेंगे। सपोज हमने ऐड कर दिया आर्सेनिक, तो आर्सेनिक क्या करेगा, बगल वाले सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बच्चों जो आर्सेनिक है उसके पास 5 बॉन्ड होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो ये अब इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब इस क्रिस्टल पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड को माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव साइड। यहां पर जो सेमीकंडक्टर हमें मिला है इस टाइप को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज में हम ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड करते हैं, जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम। क्लियर? अब देखो बच्चों, डायग्राम से समझते हैं। तो बोरॉन के पास 3 ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, 3 बॉन्ड तो ये बना लेगा। तो बच्चों जब बोरॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह में क्या आ जाएगा, एक होल आ जाएगा, और ये होल एक तरह का पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे अप्लाई होता है तो इस होल को भरने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो ये होल आगे खिसकेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसा लगेगा कि होल जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो बच्चों होल जो है एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा, जो कि नेगेटिव प्लेट की तरह माइग्रेट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरह माइग्रेट होंगे। तो यहां पर जो सेमीकंडक्टर हमें मिला है उसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो एक होल की वजह से यहां पर पॉसिबल हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्रिएट करती है। तो ये 2 टाइप की डोपिंग आपने पढ़ ली। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनमें डायोड का यूज होता है, और जो डायोड है वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के ही बने होते हैं। तो एक तो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में, जैसे डायोड बनाने में, है ना, रेक्टिफायर्स बनाने में, और यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर बनाने में इनका यूज किया जाता है, और रेडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने में भी इन ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, और फोटो डायोड यानी जो सोलर पैनल है उसमें भी इनका यूज किया जाता है, जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, जर्मेनियम और सिलिकॉन के अलावा कुछ और एलिमेंट का यूज सेमीकंडक्टर को बनाने में किया जाता है। जैसे कई सारे सॉलिड्स हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन से बनाते हैं ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट को मिला के, या ग्रुप 12 और 16 के एलिमेंट को मिला के नए टाइप के सेमीकंडक्टर को इजाद किया गया। अगर मैं 13 और 15 की बात करूं तो देखो, इंडियम और एसबी, AlNP, GaNS, तो Ga और As को हम बोलेंगे गैलियम आर्सेनाइड। तो ये भी एक तरह का नया टाइप का सेमीकंडक्टर है जो पुराने सेमीकंडक्टर से काफी फास्ट रिस्पॉन्स देता है। तो नए तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइस इस तरह के बनाए जाते हैं। अगर ग्रुप 12 और 16 के कंपाउंड की बात करें तो ZnS, CDS, CDSE एंड HGT कुछ एग्जाम्पल इसके हैं। अब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है, खासकर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल की तरह कंडक्टिविटी शो करते हैं, जैसे TiO, CrO2, ReO3। तो जो रुथेनियम ऑक्साइड है इसकी कंडक्टिविटी मेटेलिक कॉपर के जैसे देखी गई है। फिर कुछ अदर तरह के ऑक्साइड है, जैसे VO, VO2, VO3 एंड TiO3। मेटेलिक और इंसुलेटिंग दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, विच इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्लासिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों में से कौन सा है? जर्मेनियम को 14 ग्रुप का एलिमेंट, और इंडियम मानी 13 ग्रुप का एलिमेंट। तो दोनों को मिला दिया तो किस टाइप का एलिमेंट, किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? इट विल फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरह बोरॉन और सिलिकॉन भी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे।
अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों कई सारे ऐसे सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है या तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये अट्रैक्ट होंगे या उसके थ्रू रिपेल होंगे या स्ट्रांगली रिपेल होंगे या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, है ना। तो जो हमारे पास एटम है वो एक तरह का मैग्नेट है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ये मोशन करता है। तो दो तरह का मोशन करता है, या तो अपने एक्सिस पर मोशन कर रहा है और दूसरा ऑर्बिटल मोशन यानी प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है। तो जब कोई चार्ज मोशन करता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक तरह का परमानेंट मैग्नेट है ना, जिसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट काफी कम होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 AM², जो कि काफी कम है। इस वैल्यू को हम मेजर करते हैं बोर मैग्नेटॉन। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो सब्सटेंस है उनको हम 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। तो पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होता है। तो अगर हम किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो इसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं, इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक या एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल O2, Cu+, Fe3+ एंड Cr3+, इसके एग्जांपल। अब बात करते हैं डायामैग्नेटिज्म, एकदम उल्टा, यानी वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वीकली रिपेल किए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। एग्जांपल है वाटर, NaCl एंड बेंजीन। तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऐसे सब्सटेंस शो करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे के थ्रू कैंसिल कर दिया जाता है। तीसरे सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों इन सब्सटेंस को हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाए फिर भी इनका मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है। तो इन सब्सटेंस के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है? तो बच्चों इसके अंदर जो है कुछ डोमेन बने होते हैं, इस तरह के कुछ डोमेन बने होते हैं, और ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हैं। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते हैं तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं, इसीलिए ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो इसका एग्जांपल है MnO। तो इसके अंदर जो डोमेन होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे ही होते हैं, लेकिन सारे के सारे डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, जो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो लास्ट है फेरीमैग्नेटिज्म। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं फेरीमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। इनके अंदर जो डोमेन पाए जाते हैं वो अनइक्वल नंबर में पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंज रहते हैं। तो जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इनके नजदीक आता है, अनइक्वल नंबर होने की वजह से सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं Fe3O4 यानी मैग्नेटाइड, एंड फेराइट यानी MgF2O4, ZnFe2O4। तो ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक बनाया जा सकता है बाय हीटिंग।
they lost their ferromagnetic property on heating and become paramagnetic। तो यहां पर बच्चों तीन प्रॉपर्टी को हम डोमेन के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। फेरोमैग्नेटिज्म में सारे डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जो डोमेन होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेंगे। फेरीमैग्नेटिज्म में अनइक्वल डायरेक्शन में देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 2 नीचे है, तो वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। पहला, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिक? तो बच्चों आंसर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा, सब्सटेंस विच इज वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, आंसर है वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों इस चैप्टर के सॉलिड स्टेट के सारे न्यूमेरिकल मैं किसी अलग सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, कल या परसों वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो वो आपको केमिस्ट्री पेज वेबसाइट पे मिलेगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसके सारे इन टेस्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल लगाने हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी करने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप बनाया है, और मोबाइल ऐप में कई सारी चीजें हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन डीपीपीज है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, डीपीपी को डाउनलोड भी कर सकते, पीवाईक्यू पेपर भी है, हैंड रिटन नोट्स भी है, प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स भी है, ये सारी चीजें हम लोग आपको दे रहे हैं मात्र 300 रुपए में। तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं बिफोर नीट। थैंक यू वेरी मच।